आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण, जिसका जर्नल अकाउंट में आज पढ़ाऊंगी, यानी इसका पार्ट 1 है। ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन क्या होती है? द मूवमेंट ऑफ फूड मटेरियल्स, विच फूड मटेरियल्स, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, और वी कैन कॉल इट ट्रांसपोर्ट और कंडक्शन ऑफ सॉल्यूट्स। हिंदी में अगर परिभाषित करें तो कार्बनिक विलेय पदार्थों का स्रोत से सिंक तक चलन या गमन कार्बनिक विलयों का स्थानांतरण कहलाता है। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज सोर्स एंड व्हाट इज सिंक? सोर्स क्या है और सिंक क्या है? जब हायर प्लांट्स, उच्च पौधे, स्वपोषी पौधों की बात होती है तो स्वपोषी पौधे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिक फूड बनाने का काम करते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाने की जो क्रिया, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं, फोटोसिंथेटिक एरिया जो है वो कौन होते हैं? लीव्स होते हैं। पौधों में लीव्स होते हैं, पत्तियां होती हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल लाइट लेकर की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस तीनों मिलकर फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा फूड मटेरियल का निर्माण करते हैं। तो लीव्स क्या होते हैं? सोर्स होते हैं। सोर्स वो जो कि फूड बनाने का काम करते हैं। अब जब फूड का निर्माण हो जाता है पौधों में, तो उस फूड को पौधों के अलग अलग भागों तक पहुंचाना होता है। तो ये अलग अलग भाग कौन से हो सकते हैं? ये अलग अलग भाग स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। तो लीव्स के अलावा जितने भी पौधे के भाग हैं, उन सब में मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलाने के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। हर सेल को भोजन की आवश्यकता होती है। तो वहां तक भोजन का पहुंचाना ट्रांसलोकेशन हो गया। तो सिंक क्या हुए? वो भाग हुए जो स्टोरेज साइट होते हैं, जहाँ पे फूड स्टोर रहता है। जैसे रूट्स के अंदर कई तरह के रूट्स के मॉडिफिकेशन भी होते हैं, जहाँ पर रूट फूड का स्टोरेज होता है। और साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय स्थल, जहाँ पर कि इस भोजन का उपयोग होता है। तो सिंक अनेक हो सकते हैं, लेकिन सोर्स जो है वो केवल लीव्स होती हैं। तो सोर्स से सिंक तक इस खाद्य पदार्थ का पहुंचना क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन। ठीक है। तो ट्रांसलोकेशन का पैटर्न क्या होता है? जो फूड मटेरियल का गमन हो रहा है पौधे में, वो किस डायरेक्शन में होता है? तो पैटर्न या डायरेक्शन या दिशा की अगर बात करते हैं, तो ट्रांसलोकेशन का डायरेक्शन नीचे की ओर यानी डाउनवर्ड भी होता है। ट्रांसलोकेशन का अपवर्ड भी स्थानांतरण होता है, अपवर्ड भी होता है। लेटरल यानी दाएं बाएं भी हो सकता है। और अगर इन दोनों को मिला के अगर हम बोलते हैं तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों यानी बाई डायरेक्शनल। ये तीनों तो यूनी डायरेक्शनल हो गए, और अपवर्ड और डाउनवर्ड साथ में हो रहा है तो वो कहलाएगा बाई डायरेक्शनल। यानी यूनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल दोनों प्रकार से हो सकता है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट कैसे? जनरली जो मूवमेंट की हम बात करते हैं वो डाउनवर्ड करते हैं ना। जब हम पढ़ाते हैं सोर्स और सिंक, तो हम क्या मानते हैं कि सोर्स जो है वो लीव्स हैं, और जड़ जो हैं, जो रूट्स हैं, जो पौधे का सबसे अंतिम भाग होता है बेस पर, अंडरग्राउंड रूट्स, वो सिंक हैं। एक सिंक अंतिम भाग है। ठीक है। तो लीव्स से रूट तक भोजन जब पहुंच रहा है तो वो हम सिंपली डाउनवर्ड मूवमेंट है। लीव्स एरियल हैं, ऊपर की तरफ हैं, वायवीय हैं, और रूट जो है वो पौधे के बिल्कुल बेस पर हैं, आधार पर हैं, मिट्टी में हैं, है ना। तो इस तरह फूड मटेरियल ऊपर से नीचे की तरफ गमन कर रहा है, उसे हम कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट कब होता है? जब किसी पौधे की बात हो रही है, प्लांट की बात हो रही है, ट्री की बात हो रही है, और उसके शीर्ष की बात हम करते हैं, उसके एपेक्स की बात, जिसको हम कहते हैं शूट एपेक्स, प्ररो शीर्ष कहते हैं, है ना। और प्ररो शीर्ष पे कैसी कोशिकाएं होती हैं? विभज्योति कोशिका होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं। और ये मेरिस्टेमेटिक सेल वो सेल होती हैं जिनमें डिवीजन निरंतर होता रहता है। अब जब डिवीज़न हो रहा है तो इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। अब जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो इनको
भोजन की आवश्यकता होती है, फूड मटेरियल चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो लीव्स होते हैं वो पौधे के टिप तक उस भोजन को, उस शीर्ष तक उस भोजन को ले जाएंगे। तो वो मूवमेंट कैसा हो जाएगा? अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, अब बात आती है लेटरल ट्रांसपोर्टेशन की। लेटरल ट्रांसपोर्टेशन के लिए जॉय ने 1964 में एक प्रयोग द्वारा, एक छोटे से प्रयोग द्वारा ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन लेटरल भी हो सकता है। उन्होंने एक पौधा लिया और उस पौधे में ब्रांच के राइट साइड की इमेच्योर लीव रहने दी, यानी बहुत ही यंग लीव्स थी, बाकी सारी लीव्स हटा दी, और लेफ्ट साइड की सभी प्रकार की पत्तियां रहने दी। कुछ घंटे जब पौधा धूप में था, उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई और फूड मटेरियल का निर्माण हुआ। तो उन्होंने पाया कि जो फूड मटेरियल है वो इमेच्योर लीव्स के द्वारा नहीं बनाया गया, वो इतना पर्याप्त नहीं था। वो लीव्स के अंदर भी क्लोरोफिल का निर्माण इतना नहीं हुआ था कि वो पर्याप्त मात्रा में भोजन बना सकें। तो वो भोजन मैच्योर लीव से, यानी लेफ्ट साइड की लीव से राइट साइड की, पौधे की राइट साइड वाली लीव्स तक पहुंच गया। इसके लिए उन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको प्रोवाइड की पौधे को एक्सपेरिमेंट में, वो लेबल कर दी, यानी C14 युक्त कर दिया, उसको आइसोटोपिक कर दिया। और उसका जब कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन था उसको देखा तो वो लेबल्ड था, यानी वो जब लेफ्ट साइड से राइट साइड में गमन किया तो वो लेटरल था। इस तरह से उन्होंने बताया कि ये टेंजेंशियल यानी पार्श्वीय ट्रांसलोकेशन भी होता है। फिर बाद में अनेक प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हो गया कि फूड मटेरियल का जो ट्रांसलोकेशन है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी बाई डायरेक्शनल होता है। एक ही साथ वो ऊपर और नीचे की तरफ गति करता है, सभी दिशाओं में गति करता है, जिसे बाद में नाम दिया गया बाई डायरेक्शनल। इस पौधे में, इस चित्र के अंदर आप देखें, ये लाइट है और लीव्स में फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही है, जो भोजन का निर्माण हो रहा है। एरो के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि नीचे की तरफ भी है और ये ऊपर की तरफ भी है, ये साइड में भी जा रहा है, इस ब्रांच को मिल रहा है फ्रूट्स तक, फ्लावर्स तक इसको भी जाना है। तो इस तरह से अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेटरल सभी प्रकार का ट्रांसलोकेशन संभव है। अब पाथ क्या होता है ट्रांसलोकेशन का, स्थानांतरण का परिपथ क्या होता है? जब मैंने आपको एसेंट ऑफ सैप पढ़ाया था तो ये बताया था कि जल का जो ट्रांसलोकेशन है, वाटर जो है जब एब्जॉर्ब होता है और पौधे के टिप तक पहुंच रहा है, यानी वो जड़ों से लेके पौधे के शीर्ष तक पहुंच रहा है, तो वो जाइलम एलिमेंट्स के द्वारा, यानी वेसल्स और ट्रैकेट्स के द्वारा पहुंचता है। तो उसके विपरीत अनेक प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध किया गया कि फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन जो है वो फ्लोएम की सीव ट्यूब्स जो होते हैं, सीव सेल्स जो होते हैं, उनके द्वारा होता है। तो ट्रांसलोकेशन के पाथ की बात करें तो थ्रू फ्लोएम सेल्स होते हैं। तो फ्लोएम सेल्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ देख लेते हैं। फ्लोएम कोशिकाएं जो होती हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि ट्रांसलोकेशन में भाग लेता है वो है सीव ट्यूब्स। ये जो पार्ट है ये सीव ट्यूब है। सीव ट्यूब की ये एक, यहाँ से यहाँ तक एक भाग, एक ट्यूब है, फिर इसके ऊपर नीचे ट्यूब होती हैं। तो ये ऊपर की ट्यूब और नीचे की ट्यूब के बीच में यहाँ पर आप देखेंगे पोरस परफोरेटेड एरिया है, इसे कहते हैं सीव प्लेट। इसमें अनेक सारे छिद्र होते हैं और इस छिद्र के माध्यम से पदार्थ एक भाग से दूसरे भाग में गति करता है। इसके पास में, सीव ट्यूब के पास में एक सेल है, इंपॉर्टेंट सेल, जिसे कहते हैं कंपेनियन सेल। तो फ्लोएम का ये पार्ट जो है, जो कि ट्यूब के पास स्थित होता है, कंपेनियन सेल, जितनी भी मशीनरी कहते हैं ना यूज़ होती है, वो इस कंपेनियन सेल से यूज़ करता है। कंपेनियन यानी उसका साथी है ये, जो उसके कई मेटाबॉलिक एक्टिविटी में और उसके फंक्शनिंग में, मशीनरी जो है जो चाहिए उसको, वो सब ये कंपेनियन सेल प्रोवाइड कराती है। अब एविडेंसेस जो दिए गए कि फ्लोएम के द्वारा ही
खाद्य पदार्थों का ट्रांसलोकेशन होता है, जिसमें पहला एविडेंस था रिंगिंग एक्सपेरिमेंट। ये रिंगिंग एक्सपेरिमेंट सिंपल सा एक्सपेरिमेंट, ये मैंने एसेंट ऑफ सैप में भी आपको बताया था, मेलपिगाई के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। यहाँ पर उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि फ्लोएम इन्वॉल्व है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल। एक प्लांट है और उस प्लांट का एक पार्ट यहाँ पे स्टेम आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें उन्होंने ऊपर की तरफ से शार्प नाइफ से इसके एरिया को बार्क से लेकर, यानी उसके बाहर का जो भाग था और फ्लोएम तक का जो भाग था उसको हटा दिया। अंदर क्या दिखाई दे रहा है? केवल जाइलम। ठीक है, कुछ समय बाद ये क्या रिजल्ट मिलता है कि इसका जो यहाँ पे जो ये केवल जाइलम रह गया, फ्लोएम को रिमूव कर दिया, उस पोर्शन के ऊपर का भाग स्वोलन हो गया, फूल गया, और जो नीचे का भाग था वो भी श्रिंक हो गया। वो धीरे धीरे उसमें पानी की कमी होने लगी, खाद्य पदार्थों की कमी होने लगी और वो नॉर्मल से कम होने लगा। स्वोलन क्यों हो गया? क्योंकि ऊपर के भाग में पत्तियों के द्वारा जो खाद्य पदार्थ बना वो नीचे की तरफ जब ट्रांसलोकेट हुआ तो यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गया। क्यों इकट्ठा हो गया? क्योंकि अभी जैसे बताया कि फ्लोएम के द्वारा ट्रांसलोकेशन होता है, तो यहाँ पर फ्लोएम को हटा दिया गया था। तो फ्लोएम के रिमूव होने के कारण, नहीं होने के कारण, ये खाद्य पदार्थ नीचे की तरफ नहीं पहुंच पाया, तो यहीं इकट्ठा हो गया और इसलिए ये भाग फूल गया। तो ये पहला एविडेंस था ये बताने के लिए कि खाद्य पदार्थ जो है उसका मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ होता है फ्लोएम के द्वारा। दूसरा एविडेंस आया केमिकल स्टडी ऑफ फ्लोएम सैप, जो फ्लोएम का रस था उसका रासायनिक अध्ययन। सबसे पहले मैसन और मैस्केल ने 1928 में कॉटन के प्लांट में अपने प्रयोग किए और उन्होंने जो लीफ थी उन कॉटन प्लांट की, उसमें शुगर का और नाइट्रोजनस कार्बनिक पदार्थ जो थे उनकी कॉन्सेंट्रेशन में जो परिवर्तन होना था उसके कुछ समय पश्चात ऐसा ही परिवर्तन उन्होंने फ्लोएम में भी देखा। ठीक है, तो जो परिवर्तन था वो जो इन प्रयोग में उन्होंने पाया कि जो पत्ती में जो भी परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन फ्लोएम में भी था, यानी कि फ्लोएम में वो जो खाद्य पदार्थ पत्ती में बना था वो फ्लोएम में जाकर इकट्ठा होता है और वहाँ से ही वो संचरित होता है। उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया। इसके बाद मिटलर ने 1958 में एक इंसेक्ट एफाइड, ठीक है, वो एफाइड इंसेक्ट था, उससे प्रयोग किया। उन्होंने देखा कि इस इंसेक्ट की जो स्टाइलेट थी, उसकी जो शुंड बोलते हैं जिसे, वो स्टाइलेट इतनी लंबी होती है कि वो जब भोजन लेता है पत्ती पे किसी प्लांट पे बैठकर तो वो फ्लोएम तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये फ्लोएम है, तो उसका जो स्टाइलेट है वो स्टाइलेट फ्लोएम तक जाता है, वो उसको फ्लोएम तक इंसर्ट कर देता है, वहां तक उसको निवेशित कर देता है। ठीक है, और जैसे ही इस स्टाइलेट को बाहर निकालता है तो एक जो एक्सुडेशन होता है ना, सिक्रीशन जैसे होता है, वो सिक्रीशन एक ड्रॉपलेट के रूप में दिखाई देता है। प्लांट की जो बार्क, जो सबसे ऊपर की लेयर एपिडर्मिस के जो बार्क का निर्माण हो जाता है लेटर सेकेंड ग्रोथ के बाद, या एपिडर्मिस रहती है जो भी ऊपर का पार्ट है, उसमें वो एक ड्रॉपलेट के रूप में दिखाई देता है। अब इसका केमिकल एनालिसिस किया गया, जो रस बाहर निकला, जो ड्रॉपलेट के रूप में रस बाहर निकला, उसका केमिकल एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि फ्लोएम में भी उसी प्रकार का रस था जो रस इस ड्रॉपलेट के अंदर था। तो ये सिद्ध करता है कि फ्लोएम जो है वो ट्रांसलोकेशन का कार्य करता है।